ये बात याद रख लेना मोदी सरकार, यदि इस कानून को वापस नहीं लिए गए ना, कसम भगवती की, मैं बीजेपी का विरोध मैं करूंगा। उठिए जीवन सिंह जी, उठिए शिव प्रताप सिंह जी, सब करनी से न उठकर सर्वण समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूजीसी खत्म करो। ये उत्तर प्रदेश में सवर्ण को और हमारे योगी जी को कमज़ोर करने की साजिश हो रही है। इसमें जो केंद्र की राजनीति है वो अच्छी नहीं है। ये कानून इन्हें वापस लेना ही चाहिए। चुनाव होती है तो हिंदुत्व की बात की जाती है, आज उसी हिंदुत्व को तोड़ने का काम क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, देश में एक बात ख़त्म होती है और दूसरी बात शुरू हो जाती है। मैं विजुअल मीडियम से आता हूं, तो मैं अगर आप विजुअली देखेंगे, टॉप एंगल देश के ऊपर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि एक तरफ किसान का प्रोटेस्ट चल रहा है, अग्निवीर को लेकर जवानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, दलित परेशान दिख रहे हैं, मुसलमान हर सड़क पे पिटता है, हिजाब को खींच लिया जाता है, और ये सब तो चल ही रहा है। इसके साथ अब आ गए हैं स्वर्ण जाति के लोग भी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूजीसी खत्म करो, यूजीसी खत्म करो, यूजीसी खत्म करो, कानून वापस लो। सड़कें भरी हुई हैं, आंदोलन हो रहा है, और इस बार जो जातियां यानी कि उच्च जाति जिसे ब्राह्मण और बनिया कहते थे, वो भी मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगा रही हैं, पुतले फूके जा रहे हैं, और वो सब चीज़ें कही जा रही हैं जिसके आरोप वो जेएनयू यूनिवर्सिटी के छात्रों पर लगाए जाते थे। अगर ये बातें हम बीप करके सुना रहे हैं आपको, अगर ये आवाज़ें जेएनयू से आती तो अब तक शायद जेएनयू में बिल्डोज़र पहुंच जाया जाता और लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता। लेकिन इनकी जाति इन्हें बचाए हुए है, ये सड़कों पर खड़े हुए हैं और वही बोल रहे हैं। मैं आपको अपनी कहानी आज की बताने से पहले मैं आपको बता दूं, एक वक्त 2024 था जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महानता की बातें होती थीं। लोग उनके जिस तरह से वो चुनाव जीते हैं और जिस तरह की वो बातें करते थे, लोग रोते थे कि हमारे पास भगवान आ गए हैं जो हमारी परेशानियों को निपटाएंगे। तब से एक बात ये सोच रहा हूँ कि राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, या मायावती हो, या ममता दीदी हो, या कोई और भी नेता हो, किसी ने बधाई दी? किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री को पुरस्कार मिला, हम बधाई देते हैं? किसी ने नहीं कहा। 7 पुरस्कार पूरे वर्ल्ड से मिले इस प्राइम मिनिस्टर को, किसी ने कहा? नहीं कहा। आपको पता है 67वां स्थान मिल गया हमारा पासपोर्ट को, जो 77वें नंबर पे था। 25 कंट्री के अंदर हमें वीजा की जरूरत नहीं पड़ रही। अब हिंदुस्तानियों की इतनी इज्जत हो गई है। 39 कंट्री में हाथ के हाथ हमको वीजा मिलता है। लेकिन साहब, हमें समझ में नहीं आता है कि उसको आप गालियां देते हो, नीच कहते हो आप उसको। आप उसको जो है मौत का सौदागर बोल देते हो। अरे नहीं यार, आप उसको जो है आप क्या क्या गंदी नाली का कीड़ा बोलते हो। मिलेगा यार, आप सब कुछ बोल देते हो उस आदमी को, कितना बोलते हो। अरे काम कर रहा है यार, देश के लिए कर रहा है यार। अरे उनको सबक मिलेगा। और किसके लिए कर रहा है? अरे मोदी आएगा, अपने देश के लिए कर रहा है वो, उसको सबक मिलेगा। अरे हमारे लिए, हमें, वो अपने लिए क्या कर रहा है? उसका कौन सा परिवार है यार? कोई बात नहीं अरे सब्र का फल मीठा होता भाई। जनता भी देखने लगी। अगर कोई आदमी कोई सवाल
मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार और मोदी जी पर उठा देता था तो सड़क पर उसकी पिटाई हो जाती थी। ये आज से 11 साल पहले की हकीकत है। लेकिन वक्त बदल रहा है और अब आप सड़कों पर ये नारे देख रहे हैं। पहले ये कुछ विजुअल्स देख लीजिए और फिर हम आज की रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। यूजीसी काला कानून वापस लो यूजीसी काला कानून वापस लो यूजीसी काला कानून वापस लो स्वर्ण एकदम जिंदाबाद I love Yogi ji. आई लव योगी जी Go back UGC. गो बैक यूजीसी I love Yogi ji. आई लव योगी जी Go back UGC. गो बैक यूजीसी मोदी जी की तानाशाही. नहीं चलेगी मोदी जी की तानाशाही. नहीं चलेगी I love Yogi ji. आई लव योगी जी Go back UGC. गो बैक यूजीसी तो देखा आपने, तो अब सवाल उठता है, देश की यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपसों में इन दिनों एक सवाल गूंज रहा है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 आखिर है क्या? सरकार कहती है ये नियम बराबरी और सुरक्षा के लिए है। विरोध करने वाले कहते हैं ये डर, निगरानी और एक तरफा न्याय का रास्ता खोलते हैं। इसी बहस के बीच 1 फरवरी 2026 का दिन याद रखिएगा, क्योंकि इस दिन भारत बंद का ऐलान हो चुका है। तो क्या ये सिर्फ शिक्षा नीति का मामला है या फिर सबसे बड़ी बात, सुनिएगा इसे, या फिर 2027 के चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक दांव? हमारी मांग है ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कानून जो है एक राजनीति के तहत आया है। इसमें उत्तर प्रदेश से योगी जी को कमज़ोर करने की साजिश हो रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना भी चाहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में सवर्ण को और हमारे योगी जी को कमज़ोर करने की साजिश हो रही है। इसमें जो केंद्र की राजनीति है वो अच्छी नहीं है। ये कानून इन्हें वापस लेना ही चाहिए। यूजीसी 2026 मुद्दा क्या है समझिए। यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2026 के लिए नए इक्विटी रेगुलेशन लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इनका घोषित मकसद है कैंपस में जाति, वर्ग, जेंडर या पहचान के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना और शिकायतों पर तेज कार्रवाई सुनिश्चित करना। लेकिन जैसे ही ये नियम सामने आए, सवाल उठने लगे और कुछ लोगों ने जो मोदी की भक्ति में, बीजेपी की भक्ति में लीन थे, उन्होंने भाजपा के और मोदी के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनके बारे में क्या कह दिया? ये कह दिया कि मोदी जी उनको, प्रधान जी को दरवाजे पर लाएं और लात मार दें। ये अजीत भारती जो आप देखते हैं किस तरह की बातें करते हैं, जाने जाते हैं, अब वो सीधे सरकार के मंत्री के बारे में बोल रहे हैं। जी, अब हम आपको समझाते हैं 2012 बनाम 2026 असल फर्क क्या है। साल 2012 में यूजीसी की इक्विटी गाइडलाइंस मौजूद थी। तब भी भेदभाव रोकने के नियम थे। तब भी एससी एसटी छात्रों की सुरक्षा की बात थी। तो अब 2026 में नया क्या है? भेदभाव की परिभाषा अब और व्यापक कर दी गई है, जिसमें अप्रत्यक्ष भेदभाव जैसे शब्द जोड़े गए हैं। कैंपस इक्विटी स्क्वाड्स और इक्विटी एम्बेसडर की व्यवस्था की गई है। शिकायत की प्रक्रिया को बेहद आसान और समय सीमा को बेहद तेज बनाया गया है और इसमें ओबीसी वर्ग को भी जोड़ दिया गया है। एनजीओ, सिविल सोसाइटी और यहाँ तक कि पुलिस की भूमिका का रास्ता खुलता है इससे। लेकिन इसका विरोध करने वाले कहते हैं यहाँ पर झूठी, दुर्भावपूर्ण शिकायत पर सजा का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यहीं से विवाद की जड़ शुरू हो जाती है।
चुनाव होती है तो हिंदुत्व की बात की जाती है। आज उसी हिंदुत्व को तोड़ने का काम क्यों किया जा रहा है? जब बात हो कि सवर्ण की बात हो तो सवर्ण तो हमेशा इस देश को सींचने का काम किया। यूनिवर्सिटी में अगर दान देना हो तो जमीन सवर्ण दे, और जब बात आए कि उसके छात्र और छात्राएं वहां पढ़ने जाए तो उसमें ऐसा बिना एक्ट लगा दिया जाए कि कोई उसका कानून नहीं और उसको सीधे अरेस्टिंग करके भेज दे। ऐसा क्यों? तो ऐसे हम लोग अपने हाथ को काटने का खुद काम कर रहे हैं। तो सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को संशोधन करे, वापस ले, ताकि इन फ्यूचर हम लोगों का एकता बना रहे। हम लोग यहाँ जातिगत कोई बात ही नहीं करते। व्यक्ति विशेष की अगर बात हो तो व्यक्ति विशेष की बात हो, कोई समुदाय पर थोपने का काम सरकार क्यों कर रही है? डर बनाम सुरक्षा पर बहस शुरू हो जाती है। विरोध करने वाले छात्र और शिक्षक पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं सुनिए। अगर कोई झूठी शिकायत कर दे तो क्या किसी का करियर बिना ठोस सबूत के तबाह हो सकता है? यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा, आपको मैं बताऊंगा, आप लोग जानते होंगे इस तरह के नियम कोई नए नहीं हैं। दहेज प्रथा के खिलाफ जो नियम बनाया गया है उस पर भी ये सवाल उठता है कि दहेज को लेके कई घर वालों पर गलत शिकायत हो जाती है। नारी सुरक्षा का जो नियम बनाया गया है जिसमें मॉलेस्टेशन और बलात्कार है, तो अगर कोई महिला शिकायत कर दे तो उस पर भी कई सवाल हैं और उस पर भी मुकदमे चल रहे हैं। तो इस तरह के सख्त नियम पहले से मौजूद हैं, लेकिन इसका विरोध क्यों हो रहा है ये समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। उन लोगों का कहना है न्याय वही है जो पीड़ित की रक्षा करे। ये वो लोग हैं जो सड़क पर लिंचिंग होती है तो ये कहते हैं कि अब्दुल जिम्मेदार है। अब ये ऐसी बातें कर रहे हैं तो लोग समझ रहे हैं, लेकिन निर्दोष को डर में ना डालें। वारे मोदी सरकार, वारे मोदी सरकार, जनरल को आप समाज को मिटाने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। कितने एक्ट लाए वो तो ठीक थे, लेकिन एक और आप लेके आ गए यूजीसी कानून। क्या है यूजीसी कानून? स्वर्ण समाज को खत्म करने का आपने पूरा प्लान कर लिया। आप बोलते हिंदू की सरकार है। अरे हिंदू कैसे सरकार है आप? हमने सर पर पगड़ी पहनकर और केसरिया पापा बांधकर इस भारत देश की हमने अपनी पूरी रियासत तकादान दी, बलिदान दिया। वो सब भूल गए और सर्व समाज का बलिदान आप भूलकर हमें गुंडा, हमें माफिया बनाना चाहते हो, ताकि ऐसा सा कानून ला रहे हो और उस कानून से हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं, ताकि पढ़े लिखे नहीं ऐसे कानून की झाल में फंस जाए और जेल में डालो और वहां से माफिया और गुंडा बने। तुम ही बना रहे हो। ये एक बात याद रख लेना मोदी सरकार, यदि इस कानून को वापस नहीं लिए गए ना, कसम भगवती की, मैं बीजेपी का विरोध मैं करूंगा। उठिए जीवन सिंह जी, उठिए शिव प्रताप सिंह जी, सब करनी से न उठकर सर्व समाज का संरक्षक बनिए आज, और आज नहीं बन सको तो फिर आप समाज के कोई ठेकेदार मत बनना। दूसरी ओर समर्थकों का क्या तर्क है? भेदभाव आज भी मौजूद है और अक्सर शिकायतें डर के कारण सामने नहीं आती हैं। अगर नियम सख्त नहीं होंगे तो सुरक्षा सिर्फ कागज़ों में रह जाएगी। आप समझिए मैं जो कहने जा रहा हूँ, और आप सब ने शिक्षा प्राप्त की होगी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गए होंगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में शिकायत बहुत मुश्किल से और कम लोग करते हैं। कारण क्या होता है? अगर फर्स्ट ईयर में है और आपने कुछ कह दिया है तो इंसान सोचता है, मिडिल क्लास का गरीब इंसान सोचता है कि 3 साल मुझे काटने हैं, 4 साल मुझे काटने हैं, 5 साल मुझे काटने हैं। उसके परिवार वाले कहते हैं कि अगर यार तुम इसमें फंस जाओगे तो ये होगा वो होगा, बार बार परेशानी होगी। उसने कहा ही तो है, अब भगवान हमारे साथ है, गम का दुख का घूंट पी लो, और बच्चा उसको सह लेता है। ये बहुत होता है हुजूर, इसीलिए शिकायतें दर्ज नहीं होती। डेटा का सवाल है। एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या सरकार के पास कैंपसों में व्यापक जातिगत भेदभाव के ठोस आंकड़े हैं? विरोधी कहते हैं सरकारी रिपोर्ट्स खुद बड़े पैमाने पर भेदभाव की पुष्टि नहीं करती, तो फिर इतने आक्रामक नियम क्यों? सरकार इसमें जवाब देती है, डेटा कम इसलिए है क्योंकि शिकायतें दर्ज ही नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया। यानी बहस घूमती है इस एक बिंदु पर, रोकथाम जरूरी है या डर पैदा हो रहा है। हमारी मांग है कि ये कानून वापस होना चाहिए। ये कानून केवल भाजपा को क्षति पहुंचाएगा और इसका कोई उद्देश्य नहीं है।
जाने क्या सोच के ये कानून लागू किया गया है, मुझको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए कानून वापस होना चाहिए। किसी भी कीमत पर, किसी भी शर्त में कानून वापस होना चाहिए। हम सब लोग भाजपा के ही वोटर हैं। भाजपा के अलावा कोई दूसरी पार्टी आज तक कभी हम लोगों ने ज्वाइन नहीं की। अगर भाजपा ही ये काम करती है तो हम लोग फिर आगे कोई दूसरा विकल्प देखेंगे भैया। अब बात राजनीति कहां खड़ी है। अब सवाल यह भी उठता है, जब देश के युवा नौकरी, महंगाई और अर्थव्यवस्था से परेशान हैं, तो क्या शिक्षा नीति की ये लड़ाई असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार चुनाव से पहले समाज को फिर से बांटने की राजनीति कर रहा है। कितना बटेगा समाज, आप देखिए, पहले धर्म के आधार पर, फिर जाति के आधार पर, क्या बढ़ते बढ़ते बाद में क्या गोत्रों तक ये लड़ाई चली जाएगी, ऐसा भी लोग कहने लगे हैं। जी हाँ, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है समानता और सामाजिक न्याय भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं। भारत बंद और सड़क पर उतरता गुस्सा है। यूजीसी 2026 के खिलाफ 1 फरवरी 2026 को भारत बंद का आह्वान किया गया है। कई छात्र संगठन इसे भविष्य की लड़ाई बता रहे हैं। उनका कहना है, अगर आज नहीं बोले तो कल आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी। इस यूजीसी में जरूर संशोधन करने की आवश्यकता है, और संशोधन जब तक नहीं होगा तब तक क्या युवा साथी हम लोग सभी लोग आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन ही नहीं करेंगे, अगर आवश्यकता पड़े तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा। वही कुछ छात्र और शिक्षक समूह संवाद और संशोधन के जरिए समाधान की बात कर रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है, अगर नियमों में परिभाषा साफ हो, झूठी शिकायत पर दंड हो और अपील का स्वतंत्र रास्ता हो तो टकराव काफी हद तक कम हो सकता है। जी हाँ, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 ना पूरी तरह काले हैं, ना पूरी तरह सफ़ेद। ये एक ऐसी नीति है जिसकी नीयत सुरक्षा की है, लेकिन भाषा और प्रक्रिया में संतुलन की कमी दिखती है। लोकतंत्र में सवाल उठाना गुनाह नहीं और सवालों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। और हम स्वतंत्र में तो कहते रहते हैं कि सवाल पूछिए, जो गलत है उसे गलत बोलिए। अब देखना यह है, क्या सरकार संवाद का रास्ता चुनेगी या ये बहस सड़क से होते हुए 2027 के चुनावी मैदान तक जाएगी। क्योंकि सवाल सिर्फ यूजीसी का नहीं है, भरोसे, डर और भविष्य का है। यहाँ पर मैं एक बात आपको और ला देता हूँ। इन्हीं बातों और इसी बहस के बीच में मैं SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की केंद्रीय कार्य समिति ने जो बयान दिया है, वो बयान मैं आपको बता देता हूं। इस मुद्दे पर एक बिल्कुल अलग रोशनी को रख देता है। SFI साफ शब्दों में कहती है, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 कोई अचानक मिला उपहार नहीं है। ये उन सालों के संघर्ष, बलिदान, दबाव का नतीजा है जो रोहित वेमुला जैसे छात्रों की कुर्बानी के बाद देश ने देखा है। क्या आप लोग रोहित वेमुला को भूल गए हैं? जी, SFI याद दिलाती है कि रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या के बाद न्याय की मांग सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रही, वो अदालतों और नीतियों तक पहुंची। और उसी ऐतिहासिक संघर्ष की पृष्ठभूमि में यूजीसी को ये नियम लाने पड़े। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के आंकड़े बताते हैं, पिछले कुछ सालों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति के फैकल्टी सदस्यों की भागीदारी 14% से घटकर सिर्फ 6% रह गई है। NEP लागू होने के बाद से हम लोग देख पा रहे हैं कि देश भर में कहीं ना कहीं एक होमोजेनस कल्चर को पुश किया जा रहा है हमारे शिक्षा के थ्रू। हम सबको ही देख पा रहे हैं कि एजुकेशन को किस तरीके से सैफ्रनाइज, कम्युनलाइज किया जा रहा है, किस तरीके से एक एजेंडा सेटिंग जो सत्ते में लोग बैठे हुए हैं उनके तरफ से किया जा रहा है कि शिक्षा किसके लिए होगा, शिक्षा कहाँ तक पहुँच पाएगा, इसमें एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की जा रही है।
जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबके लिए होना चाहिए था, जिसमें एक डाइवर्सिटी होने की ज़रूरत थी, उसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हम बोलते हैं कि वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, वो नेशनल एक्सक्लूशनरी पॉलिसी है, जिसके तहत ऐसा पॉलिसीज़ हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में लाया जा रहा है, जिसके तहत सबका शिक्षा का बात नहीं हो पा रहा है। और आज भी जो सेमिनार में हमारे पैनलिस्ट है सुनने जा रहे हैं, उसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट हम देख पा रहे हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। जैसे स्कूल स्टूडेंट्स खुद बोल के गए हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम देख पा रहे हैं कि सिलेबस को बदला जा रहा है, सिलेबस को सैफ्रनाइज किया जा रहा है, हिस्ट्री को एक डिस्टॉर्टेड तरीके से पढ़ाया जा रहा है, डार्विन के थ्योरी को, बेसिक जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं उनको, पीरियोडिक टेबल को स्कूल से, किताबों से हटाया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो सिलेबस है वहाँ पे सैफ्रनाइजेशन लाया जा रहा है, अनसाइंटिफिक टेम्परामेंट, अनसाइंटिफिक थिंकिंग लाया जा रहा है, जो रैशनल थिंकिंग है उसको एलिमिनेट किया जा रहा है। और इसको इस समय पे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो आरएसएस है, बीजेपी है, वो बोल रहे हैं दिस इज द न्यू एजुकेशन दैट दे वांट टू इनकलकेट। व्हाई आर दे सेइंग दैट दे वांट टू इनकलकेट दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी? क्योंकि दे वांट टू कैप्चर द माइंड्स ऑफ यंगर जनरेशन इन अ वे टू कम्युनलाइज एंड पोलराइज द एजुकेशन सिस्टम। वो चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसा एक यंगर जनरेशन को पैदा किया जाए जो जिनके दिमाग में एक कम्युनल विचारधारा को एस्टैब्लिश किया जाए, उनका बीज बहुत यंग माइंड्स में बोया जाए, एक तरीके से रैशनल थिंकिंग को पूरे जनरेशन से ख़त्म किया जाए। और उसी के खिलाफ आज हमारी लड़ाई है, उसी के खिलाफ एसएफआई की लड़ाई है तमाम सारी जगहों में। जब आज ये सेमिनार में हम लोग सुनने जा रहे हैं जो एमिनेंट साइंटिस्ट है, हिस्टोरियंस है, तो उनसे हम समझने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हर दिन हमारे सिलेबस के थ्रू, हमारे सोसाइटी के अंदर आरएसएस, राइट विंग जो पॉलिटिक्स है, किस तरीके से इन्फिल्ट्रेट करके हमारी जो रैशनल थिंकिंग है उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हमारी साइंटिफिक टेम्परामेंट को ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है। और ये आइसोलेशन में नहीं हो रहा है, ये आइसोलेशन में या कहीं पे किसी ग्रुप नहीं कर रहा है, एक सिस्टमिक तरीके से सरकार द्वारा एक सिस्टमिक वे में किया जा रहा है। तो आज का जो सेमिनार है मेजरली कि हिस्ट्री को किस तरीके से डिस्टॉर्ट और साइंस को किस तरीके से डिस्टॉर्शन किया जा रहा है उसको लेके है। तो मैं ज़्यादा नहीं अभी बोलूँगी, लेकिन एनईपी 5 साल के होने पे हम लोग लगभग अक्रॉस यूनिवर्सिटीज़ में देख पा रहे हैं कि जो स्कूल एजुकेशन है, जो कॉलेज एजुकेशन है, जिस तरीके से एकेडमिक गुणवत्ता उनमें होनी चाहिए थी, वो एकेडमिक क्वालिटी को डाइल्यूट किया जा रहा है। और ये डाइल्यूशन इसलिए भी किया जा रहा है कि हम जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे में अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड नहीं होगा, हमारे में अगर रैशनल थिंकिंग नहीं बिल्ड होगी, हम अपने इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, हम ये बात को नहीं पढ़ेंगे कि इस देश के अंदर जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है या इतिहास क्या रहा है, तो हम जो राइट विंग प्रोपेगेंडा है उसके खिलाफ लड़ भी नहीं पाएंगे। वो कोशिश कर रही है डिलीशन के थ्रू हम अपनी इतिहास भूल जाए, हम जो विज्ञान है उस रैशनलिटी को हम भूल जाए, उसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। इसके लिए हमें इतिहास को जानना है, इसके लिए हमें विज्ञान को जानना है और अच्छे से पढ़ के इस आइडियोलॉजी के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी होगी। और उसके लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज स्टूडेंट कम्युनिटी, एज सिविल सोसाइटी टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन इज हैपनिंग एंड टू नो आवर हिस्ट्री, टू नो आवर साइंस, सो दैट वी कैन फाइट अगेंस्ट एन आइडियोलॉजी ऑफ द आरएसएस। यानी सवाल ये नहीं कि भेदभाव है या नहीं, सवाल ये है क्या हमारी संस्थाएं उसे रोक पाने में ईमानदार रही हैं। एसएफआई मानती है कि नए यूजीसी नियम एक ज़रूरी कदम है, लेकिन ये अधूरे हैं जब तक समान अवसर प्रकोष्ठ और SC, ST, OBC प्रकोष्ठ वास्तव में स्वायत्त हों, लोकतांत्रिक और निष्पक्ष नहीं होंगे, तब तक न्याय सिर्फ कागज़ों में रहेगा। इसलिए वो मांग कर रहे हैं कि इन नियमों के शीर्ष में रोहित वेमुला का नाम हो, ताकि देश ये ना भूले कि ये कानून किसी फाइल से नहीं, एक टूटे हुए छात्र के खत से जन्मा है। एसएफआई साफ कहती है यूजीसी रेगुलेशन सिर्फ एक पहला कदम है, असल मंजिल है रोहित एक्ट, जो संस्थागत भेदभाव को अपराध माने, दोषियों पर आपराधिक कार्रवाई करे और लापरवाह प्रशासन को भी जवाबदेह बनाए। आज जब कुछ लोग इन नियमों को डर और निगरानी का प्रतीक बता रहे हैं, तो ये सवाल भी ज़रूरी है, डर किसे लग रहा है भाई और क्यों?
क्योंकि जिन कैंपसों में दलित, आदिवासी, ओबीसी महिलाएं और दिव्यांग छात्र बरसों से अपमान, अलगाव और उत्पीड़न झेलते रहे हैं, उनके लिए ये नियम डर नहीं, उम्मीद का आखिरी सहारा है। जी हां, समानता कोई रियायत नहीं है, संवैधानिक अधिकार है और विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री बांटने की फैक्ट्री नहीं बल्कि लोकतंत्र की नर्सरी है। अब फैसला देश को करना है, क्या कैंपसों में समानता सिर्फ एक गाइडलाइन रहेगी या फिर एक गारंटेड अधिकार बनेगी। क्योंकि ये बहस सिर्फ यूजीसी की नहीं, ये बहस है न्याय, गरिमा, भारत के भविष्य की। पर आखिरी में वही हुआ जो हमेशा होता आया है, यूजीसी 2026 को स्टे मिल गया। आप उसको संकुचित करना चाह रहे हैं कि व्यक्ति सदैव सोचता रहे कि मैं किस कास्ट का हूं, ये जो बंदा है ये किस जाति का है, ये जिस जाति का है वो अब लिस्ट लेकर के आदमी चल रहा है कि भाई बता। मैं तो कहूँगा कोई बढ़िया आदमी होगा, आजकल तो खैर एआई से भी ऐप जो है राइट हो जाता है, एक ऐप बना दो भाई, सेंट्रल लिस्ट में कौन जाति किस उसमें आती है, और ये ऐप जो है यूजीसी साथी ऐप एक बना दिया जाए, जिसमें आप किसी भी व्यक्ति का नाम डाल करके या उसकी जाति देख करके ये देख सकते हो कि ये आप पर भेदभाव का आरोप लगा सकता है कि नहीं, और किस किस तरह से लगा सकता है। क्योंकि आप यदि सवर्ण हैं तो आपके ऊपर तरह तरह के आरोप लग सकते हैं। आप दिव्यांग का अपमान कर सकते हो, आप लड़कियों का अपमान कर सकते हो, सवर्ण मेल हो तो आप जो है जातिगत रूप से ओबीसी का कर सकते हो, एससी का कर सकते हो, एसटी का कर सकते हो, रिलीजन के नाम पे मुस्लिम का कर सकते हो, क्रिश्चियन का कर सकते हो, बौद्ध का कर सकते हो, जैन का करते हो। तो ये पूरा एक अम्ब्रेला कि भाई इतना ग्रुप है, तुमको किस किस से बच के रखना है। उसी तरह ओबीसी का भाई हो तो उसके पास होना चाहिए कि मैं किस किस को ऑफेंड कर सकता हूँ, एससी वालों के पास ये होना चाहिए कि मैं किस किस को, ये पूरा एक ओबीसी साथी ऐप बनाए और ये प्री लोड करवा दीजिए। जो भी बच्चा पढ़ने के लिए आए उसके तो मोबाइल में प्री लोडेड होना चाहिए। तो क्या है ना कि बच्चों को पता चलता रहेगा, और उसमें अगर कोई आप RFID या इस तरह से कुछ ऐसा कर दो कि मोबाइल फोन आ रहा है, मान लीजिए किसी जाति समूह के व्यक्ति का सवर्ण आ रहा है, तो जितने दलित लोग हैं बैठे उनके मोबाइल पे एक्टिवेट हो जाए, वो सायरन बजने लगे कि सवर्ण आ गया। तो वो तो मतलब स्पाइडर सेंस होता है ना, स्पाइडर वर्स मूवी आपने देखी है, सोनी वाली कार्टून जो है, वो अचानक से झंझनाने लगे ऐसे करके, अरे सवर्ण आया। अब ये बैठे हुए कान, मतलब आपका मोबाइल का फ्रीक्वेंसी वो कैच करने की एबिलिटी उसकी बढ़ जाए, ऐसे करके वो विस्तार पा जाए, और फिर आप वो जो ना बोल रहा है वो भी सुन सके। तो इस तरह का एक ऐप बनाइए, तभी तो इक्विटी है। जो भी होगा देश में आपको द स्वतंत्र होकर दिखाता रहेगा। नमस्कार।